नमस्कार। स्वागत है आपका अंजलि एजुकेशन पे पॉइंट में। जानते हैं गुनाहों की देवता किताब में जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है। इसमें चंदन और सुधा की प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची और उनकी प्रेम कहानी ने कौन सा नया मोड़ लिया। चंदन के जाने के बाद ही जरा देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहने हुए और पापा को पंखा झुलाने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटी सी में से थी। इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने की बजाय नहीं आती, बाज नहीं आती। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है? सुधा, सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी भूल पर हंस पड़े और देखा तो कितना बुलकुंड हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख। सुधा बोली, क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है, 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी। हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। अब तो विंती 3 महीने यही रहेगी। पापा, आप विंती को यही बुला लो, मैं तुम्हें बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यही रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी भी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तो तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो बातें तो सुनो इनकी। ला 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं कराओगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं कराएंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो क्या नान खटाई तुझसे बनवा कर खिलाएंगे? फिर वही बात। सुधा ने पंखा फटकार कर कहा, अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा। यहाँ कह दिया मैंने, लेकिन तेरे ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ये चलो। और महाराजी ने डांट कर कहा, यदि बड़ी बिटिया से गई मारे दुलारे के बरनी जाता है। महाराजी पुरानी थी और सुधा को डांटने की पूरा हक था और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बजे रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बातें सोचने लगी। क्लास में जा क्या मज़ा आया था। कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गए। कौन जाने शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों ने यह कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से हुआ। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतार बयां करता रहता है। एक बार वह अपने मन से
लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहाँ चंदर ने बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता तो उसके दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया में भर में घूमेगा। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम हो तो अरे भाई क्या करें भूल गए, अब आज ही देखो सुबह 8 बजे और अब देखो 2 बज भी जनाब आते हैं या नहीं, और कहाँ गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक के लिए तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसा काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन ही रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिर्फ पोएट्री कविता के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर के यहाँ कर रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला दिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे की एमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा बहुत ही बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर के से उसके पलकों तो अपराजिता के फूल को मत करती थी और इतनी गोरी गुदगादरी की कहीं पर दबा 2 फूल खिल जाए। मुंगिया होठों पर जाने कैसा अछूत गुलाब मुस्कुराता था और बाहों में तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। येसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी, उसने उसकी माँ के लिए सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोसिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने नान खटाई, सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डेरा उठाया और अस्तित्व से उसका चुटकिया डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरे छोर मेज के पास बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठ। सुधा चौंक कर उठी और आंखें मचलते हुए बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओ, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह की चुटकी काटते हुए पूछा। उफ, सुधा बाहर छटकर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब आपने उन्हीं खतार मियाँ के को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने फिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर से बंधी हुई। उसके पहले ही सुधा कुछ कहे गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसीलिए लड़के अपनी चोटी खूंटे में बांध लेते हैं, या नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं? सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने की को रह गई हूँ। आखिर अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हो जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ? मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुद खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनी, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब मैं आऊँगी। अच्छा, अब मैं चलूँ, अभी कामनी और प्रभा के यहाँ भी मिठाई पहुँचानी है। गेसु ने मुड़ते हुए बोला। अरे बैठ भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बुलाते हुए
कहा, अभी आई हो, बैठो, दामन संभला है। आह, अब तो तू भी उर्दू शायरी करने लगी, केसू ने बैठते हुए कहा। तेरी ही मर्जी लगा गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, केसू ने पलंग से में लेटते हुए कहा। क्या कहा जानते हैं? अरे वो गुड़ नहीं कि चाटे खाएं, देखेगी और देखूंगी क्या? देख रही हूँ इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितनी हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है तू हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की, सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा। यह सब तेरे आंखें अपनी ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु ने किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में भी किसी के लिए मोहब्बत नहीं जगी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छुपाया, न शायद कभी छुपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो से छिपा नहीं रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं रहा। और रही कविताओं में तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किड्स की किताबें पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर किसी की मेरी नसों का कतर कतर आंसू बनकर झलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़े? कभी मैंने मन को जांच कर तो देखे, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत ने तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बनो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती है कि मन के किसी के झुकता तो यह क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है कि सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्ज़ाम में ऊंची हो। तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी में जितना मुझसे सबक पढ़ा चुका है, अभी तुम्हें नहीं पढ़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपना कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है, और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों में रखा हुआ था, और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुक ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठती हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अक्सर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं कि जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों में चढ़ा चुका है। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है कि तेरे दिल में खुद से यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होता है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है? तू तो है ही। तुझसे पूछ लगी उसकी इलाज। मुझसे पूछकर क्या करेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पर पाते दर्द दिल।
नहीं, तू बड़ी सुकुमार है। तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं मेरी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में चिपका लिया। टान के खड़ी घड़ी से 3:30 बजे। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखा और कहा, अफोफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। आजकल वही तू आप सबको समझती है। इंतज़ार विचार विचार नहीं। चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो है, सच है। और अभी तक मुझसे पूछ, क्या पढ़ी हूँ? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते हुए अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा है कि लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ नहीं भेजूंगी, लड़के पढ़ते हैं वहाँ नहीं भेजूंगी, लेकिन क्यों क्यों नहीं जा गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना किया था, सुधा बोली। हंस गेसु ने एक क्षण में सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दो। पूछना। नहीं पूछना, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं। पूछो ना। कुछ नहीं। अच्छा, फिर कभी पूछूंगी तब। अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया है। कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक गई। कभी हसरत होकर लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। गेसु और की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर ही गई थी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके हाथ साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच छिल गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खैर खैर बैठा है, खौर खाए बैठा है कि सुधा की काम कभी नहीं रह करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर के किसी से वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है, और काम नौकरों के करवा भी ले। अब अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवा जा सकता, उनको नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबों तो नौकर नहीं ला सकते, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा के चेहरे देखते हुए समझ गया, काहे मुंह बना रखा है। 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। अभी उन्हीं से के यहाँ से आ रहा हूँ। विसरिया को जानती हो? वहीं आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम सी कुर्सी पर बैठे बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने गया, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढेर क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता है था। तब सुधा भी रोब काँप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, काफ़ी दिलकश बदलने की, काफ़ी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपनी चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा।
उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंखों में आंसू झलक आए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेट गई। थोड़ी देर बाद वह पड़ी रही, पता नहीं क्यों फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धुलकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा, तब किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाकर ही बंद किया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई और तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत से कहा, चंदर। क्या बड़े बहराए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है कि तुम्हारा भी तो दिमाग बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपा लेते हो। इसी पर हम रुलाई आ जाने लगती है। नहीं सुधा, तुम्हारी बात नहीं थी, हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्या मन भर बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन सा तुमसे पूछने वाले हैं। सुधा ने बड़े करुणा स्वर में कहा। दो तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धुल के आओ। सुधा उठी और मुंह धुलकर आकर बैठ गई। अब बताओ, क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास होता गया। आखिर फिर कोई बात हो तो होगी ही। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से घर गया खाना खाने, वहाँ देखा चाची आई हुई हैं, उनके साथ एक साहब आए हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाची मेरे ब्याह तक तय करने के लिए आई हैं। चाचा जी मेरे ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने उनसे इनकार कर दिया तब वह बिगड़ गए और चले गए और बोला, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वह तो सौतेली हैं और वे तो चाहती हैं कि नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचने रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करती है मुझे करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं रहता। सभी का स्वभाव भविष्य बिगड़ा गया। और क्यों एक तालाब पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो ना उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छा तो कर लो ना चंदर, फिर यही रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं, जिंदगी निभानी की कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी मायने हैं। तो उसी से कर लो जिसे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला चुप क्यों हो गए? अच्छा तुमने किसी को प्यार किया? चंदर, क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली, क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो तुम मुझसे थोड़े ना छिपाते, हम ज़रूर बताते। नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तक तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने क्या पूछा क्यों? सुधा, यह बात तुम्हारे मन में कैसे उठी?
गई। असल में वह खतार को प्यार करती और उसे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, उसने उससे पूछा कि किसी से प्यार किया। हमने कहा नहीं। बोली तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचने लग रहे थे कि तुम आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगी। हमने कभी किसी से प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक जिसमें हम अपना मन कभी कोई बात नहीं छिपाते। अगर कोई बात छिपाई तो होती हमने तो तुम्हें ज़रूर पता होती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर भी हम भूल गए हैं। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए तो तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों तो तुम्हें मालूम हो, कभी हमने प्यार तो नहीं किया। नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया होगा। यीशु ने कपड़ गई रही होती। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए तो जाने दो नाराज। पापा तो है न अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो गया। इसके बाद गए बिसरिया से कहा। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी की कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, तो अब तो चंदर तुम प्यार करते होगे ज़रूर इससे। सुधा ने हाथ पटकार कर कहा, क्यों? यीशु ने कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत वहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यहाँ पॉकेट में कौन है? चंदर ने कहा, लो बिसरिया आया है। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बैठाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बैठाया। चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए तो सुधा ने कहा, सुनो चंदर, रुको जाओ। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं, चाहते मत करो शादी, तुम्हें उदास क्या होना। और कविता बबीता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं बताओगी? तुम मेरी कसम है। उसका मत कह हुआ करो कि हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी छपत मारकर कहा और बराबर हंसकर उसे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट वगैरह उठाया, स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब सभी सो रहे थे। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरा ठीक होकर सुधा आकर कमरे में दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिलाया और कुछ बोली नहीं। यही है आपके शिष्य सुधा शुक्ला। इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें ठहराए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़ा, फिर बहुत सी संकोच सी कही। चंदर उठा और बिसरिया को लेकर उसे अंदर बैठा दिया। बिसरिया ने सामने सुधा और अगली पलंग पर चंदर। चुप चुप चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए। अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उठाता कभी वह। थोड़ी बोली ना, तुम खुद ये राज गर्ल्स कॉलेज में है शायद मिस पावर हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चला गया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा बिसरिया से कहने, जी मैं पेन ले आऊं। लपटी हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलती हुई सुधा बोली, तुम चलकर बैठो, तब हम पढ़ेंगे, हमें शर्म आती है। जाओ चलो, हर वक्त की ही वही बचपना। चंदन ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम से जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अपनी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई। उनके बाएं हाथ से
मक्खी मारते हुए नींद से कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति में विरोध करता हूँ। चंदन ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुआई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदन ने पूछा। नहीं। क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपने में देख रहा था और बज गए। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम कर लिया तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसी से बुलवा लो सुधा को। चंदर तब ड्राइंग रूम में पहुंचा। देखा कि सुधा किताबें समेट रही थी और विसेरिया जा चुका था। उसके सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही वह अनुमान गया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजन से कहने आया कि प्याला चाय 3 प्याला चाय पढ़ने की कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा की उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी से स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते। चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है? क्यों और लड़ रही हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला ने अपने कमरे से बोला। चंदर कमरे में जाकर कुछ नहीं, ये कही रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते ही पढ़ते चाहो ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अभी बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबनी में रही है। तुम ही खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़की हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो विनती आ रही है और भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आई। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और भी जाएंगे। हाँ, हम अकेले रहेंगे। क्यों? महाराजी सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। तो ये थी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी। इसके के आगे के एपिसोड में जानेंगे कि चंदर और सुधा की आगे की बातचीत क्या हुई और उनकी प्रेम कहानी कहाँ तक आगे बढ़ी। धन्यवाद।